अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। कल जो 2-3 सवाल किए उनमें टूटा फूटा तो कुछ समझ आया ही होगा। अभी तक की समरी ये है कि हम साल के शुरू में खड़े हैं। साल के शुरू में खड़े होके हम एनुअल रिक्वायरमेंट डिसाइड कर चुके। अब पॉलिसी बनानी है कि ये जो एनुअली खरीदने हैं ये कितने कितने करके खरीदेंगे, यानी एक दफा कितने खरीदेंगे। उस एक दफा में खरीदने वालों को कहेंगे ऑर्डर क्वांटिटी। तरीका ये किया कि हर ऑप्शन ऑफ ओक्यू पे टोटल रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट की और जिस ऑप्शन पे लोएस्ट टोटल आ रहा था वो ऑप्शन बेहतर है। अब तक ये कर रहे थे। अच्छा, अभी एक कैलकुलेशन, एक फार्मूला, एक सवाल बता रहा हूं। अभी फिलहाल इसमें क्यों नहीं है, अभी बस एक फार्मूला बता रहा हूं और उसका एक सवाल करा रहा हूं। बस अभी सिर्फ फार्मूला लगाना आना चाहिए आपको। फिर उस सवाल के बाद मैं बताता हूं कि ये क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इसको प्यार से क्या कह लिया करें, EOQ। यानी ये कोई OQ है जिसको हम इकोनॉमिक OQ कह रहे हैं। इसका जो भी फार्मूला है उसका आंसर क्या होगा, रुपए, यूनिट्स, क्योंकि ये एक OQ है। तो इसका फार्मूला है, ये बड़े बूढ़ों ने बनाया है, एनुअल डिमांड इनटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। सवाल लिखें। एनुअल डिमांड 216,000, 2,16,000 यूनिट्स। ऑर्डर कॉस्ट 10,000 रुपीज पर ऑर्डर, 10,000 रुपए पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट 120 रुपए, 120 पर यूनिट पर ईयर। EOQ कैलकुलेट कर दें।
जी कितना आया? 6000 यूनिट्स। किसी से नहीं हुआ तो शर्म आनी चाहिए। 6000 क्या रुपीज? 6000 यूनिट्स। यूनिट्स पर ऑर्डर। हाँ, मतलब ये OQ है। इसी सवाल की एक और रिक्वायरमेंट, यही सवाल है, इसकी एक और रिक्वायरमेंट, सेम सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग OQ इज बेटर? विच ऑफ द फॉलोइंग OQ इज बेटर इफ no safety stock is maintained? If no safety stock is maintained, एक ऑप्शन है 2000 यूनिट्स, एक ऑप्शन है EOQ यानी कितने? 6000, और एक ऑप्शन है 8000 यूनिट्स, 8000। करें है लास्ट ऑप्शन। ऑप्शंस 2000 यूनिट्स, EOQ और 8000 यूनिट्स। अच्छा, मैंने परचेज कॉस्ट तो बताई नहीं कहीं। कोई बात नहीं, बराबर ही होगी इसलिए चलो नहीं बताई। एक ऑप्शन है 2000, एक ऑप्शन है 6000 और एक ऑप्शन है 8000। टोटल ऑर्डर कॉस्ट 10,000 इंटू OQ बाय 216 बाय OQ 1080 000 270 और टोटल होल्डिंग कॉस्ट 120 इंटू OQ बाय 2 120 360 480 1200,000 720 750।
तो कौन सा बेहतर है? ये क्यों? इसी सवाल की एक और रिक्वायरमेंट है, सेम रिक्वायरमेंट है, बस फर्क ये है कि सेफ्टी स्टॉक मेंटेन होता है 1000 यूनिट्स। सेम रिक्वायरमेंट है, सिर्फ फर्क यह है कि बिजनेस सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करता है 1000 यूनिट्स का। एक 1000। जी अच्छा, आंसर्स मुझे बताइएगा। ऑर्डर कॉस्ट तो यही होगी ना, 360, 270। होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी? 240, 480 और 600। 1320, 840, 870। तो अब कौन सा बेहतर है? ये ओके। क्या 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 होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकली? 120 रुपए इनटू एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री है OQ/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। हाँ भाई, कितना सा लगेगा? है ये वैल्यूज कैलकुलेट नहीं हुई किसी से तो बताएं। अच्छा, अब इस सब का कंक्लूजन की ये हो क्या रहा है? दो बातें बताने लगा हूं। पहली वाली बात मेनली नॉलेज के लिए है, सवाल के लिए कोई खास काम नहीं है इस बात का जो पहली बात बताऊंगा। और दूसरी बात नॉलेज के लिए भी है, और फिर मैं इससे इसका फार्मूला डिराइव करके सवालों में भी कल को ये काम आएगी बात। दो बातें बताने लगा हूं। पहली बात मेनली नॉलेज के लिए, ये जिन बुजुर्गों ने कॉन्सेप्ट बताया ना EOQ,
उन्होंने कहा जी कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे कोई प्राइस, चाहे वो परचेज प्राइस है, चाहे वो होल्डिंग कॉस्ट है, चाहे वो ऑर्डर कॉस्ट है, किसी भी तरह का कोई भी प्राइस जो मर्जी ओक्यू हो सेम रहेगी। जैसे कल आखिरी सवाल में क्या किया था, डिस्काउंट ऑफर वाला, परचेज कॉस्ट चेंज हो रही थी ना, और इसी वजह से होल्डिंग कॉस्ट भी चेंज हो रही थी। तो जिन बाबा जी ने ये कॉन्सेप्ट बनाया था, उनका कहना था कि अगर सारी प्राइसेस सेम रहें, परचेज प्राइस, ऑर्डर कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट सब, तो आप जो मर्जी ऑप्शंस कंपेयर कर करके देख लें, ये बेस्ट ही होगी। यानी इन्होंने कॉम के लिए आसानी ये की थी कि अगर सारी प्राइसेस सेम रहनी है तो फिर इतनी ऑप्शंस कंपेयर करके टाइम जाया ना करो, जो इस फार्मूले का आंसर निकलेगा बस उसी को ही मान लेना, उसी को ही फॉलो कर लिया करना। दोबारा, ईओक्यू का कॉन्सेप्ट यह है कि अगर सारी प्राइसेस सेम रहें यानी जो नहीं सेम रहे तो यानी चेंज ना हो, मतलब है वाह तो कमाल हो गया, सेम रहे मतलब चेंज ना हो, शाबाश जबरदस्त सेम रहे यानी जो मर्जी ओक्यू हो वो उतनी ही रहेंगी, ये मतलब है सेम रहे का कि ओक्यू जो मर्जी हो, परचेज कॉस्ट पर यूनिट सेम रहे, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर सेम रहे, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट सेम रहे, ये मुराद है। तो अगर ये सारी प्राइसेस सेम रही तो ईओक्यू बिला मुकाबला बेस्ट ओक्यू है। तो ये फार्मूला बना के उन्होंने उम्मत का फायदा क्या किया कि ऑप्शंस ना कंपेयर करें, ईओक्यू कैलकुलेट करें, जो आंसर निकले बस उसी को ही ओक्यू यूज किया करें। तो ये पहली बात है अगर लिखना चाहें तो, मेनली ये नॉलेज के लिए है। फिर बता रहा हूं, अगर जो मर्जी ओक्यू हो लेकिन प्राइसेस सेम रहनी है तो फिर ईओक्यू कंपैरिजंस कर, ये स्टूडेंट्स को अगर पूछा है, जैसे मैंने सवाल में कहा, अब मैं ये नहीं कहेंगे भाई तुम्हें पता नहीं ईओक्यू बेहतर होता है, आप सॉल्व करके दिखाएंगे। ये सिर्फ नॉलेज के लिए कह रहा हूं कि ईओक्यू, जिस बाबा जी ने भी फार्मूला बनाया, उन्होंने ये कहा कि अगर प्राइसेस सेम रही तो जो इस फार्मूले का आंसर आ रहा है उसी को ओक्यू फॉलो कर लेना, वही बेस्ट होगी। अच्छा, और अगर प्राइसेस डिफरेंट ओक्यू पे डिफरेंट हुई तो फिर कंपेयर करना पड़ेगा। यानी ना ये कह रहे हैं कि ईओक्यू बेकार है, फिर ना ये कह रहे हैं कि ईओक्यू बेस्ट है, फिर कंपेयर करना पड़ेगा। ये ईओक्यू बना के सिर्फ ये फायदा किया गया था कॉम का कि अगर प्राइसेस सेम रहनी है तो फिर कंपैरिजंस पे टाइम जाया ना करना, ईओक्यू का जो आंसर निकले वही बेस्ट है, उसी को फॉलो कर लिया करना। ये पहली बात, ये मेनली नॉलेज के लिए। ये सिर्फ नॉलेज के लिए, एग्जाम में आपके लिए नहीं है, आपने तो करना है कंपेयर। नहीं, एमसीक्यूज, कॉस्ट में एमसीक्यूज नहीं होते। दूसरी बात, अच्छा जो दूसरी बात है ना, अगर आपको ये ग्राफ समझ आए तो ठीक है, नहीं तो नोट भी करने की जरूरत नहीं है। ओक्यू तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट कम होती जाएगी, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर कम होगी। लेकिन ओक्यू बढ़ाने से टोटल होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्यादा ओक्यू का मतलब है ज्यादा स्टोर में रखना पड़ेगा, एवरेज इन्वेंट्री ज्यादा हो जाएगी, तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो अगर मुख्तलिफ ओक्यूज के कॉम्बिनेशन बनाएं और एक्स एक्सिस पे ओक्यू और वाई एक्सिस पे रखें ये, तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट का ग्राफ किस तरह से होगा? टोटल ऑर्डर कॉस्ट का और टोटल होल्डिंग कॉस्ट। तो इन बाबा जी ने कहा कि ये जो है ना, ये नहीं, ये ओक्यू नहीं है, ये ईओक्यू है। और इन बाबा जी को ये बात ऐसे समझ आई, ईओक्यू पे टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट बराबर होगी। तो दूसरी बात ये लिख लें कि अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं होता, अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं होता और बिजनेस ईओक्यू फॉलो करे
तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट इक्वल टू टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर इक्वल टू टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर एंड ईओक्यू फॉलो करता है। क्या मतलब ईओक्यू फॉलो करता है? यानी जो ईओक्यू का आंसर आया है उसी को ही एज ओक्यू फॉलो करता है। तो फिर टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर इज इक्वल टू टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। हाँ जी ठीक है जी, अब बोले। अजमल, हाँ जी अजमल डिसूजा, हाँ जी बताएं। हाँ पॉइंट दोबारा बता दूं। अगर बिजनेस सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करता एंड ईओक्यू को फॉलो करता है, ईओक्यू को फॉलो करने का मतलब है कि जो इसका आंसर आया है वही ऑर्डर साइज आइंदा ऑर्डर दिया करेगा, तो फिर टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर इक्वल होगी टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर के। हाँ जी लिखा। अच्छा, अगर काम की बात लगे, अगर बेकार लगे तो इग्नोर करें, अगर काम की बात लगे तो बाबा जी को जब ये नजर आया ना तो उन्होंने फिर ये फार्मूला इजाद किया, करके दिखाता हूं। अगर बिजनेस ये फॉलो करता है तो अभी आपको बताया मैंने कि टोटल ऑर्डर कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल होल्डिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डर कॉस्ट इज इक्वल टू फार्मूला ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू एनुअल डिमांड ओवर ओक्यू, और चूंकि हम ईओक्यू फॉलो कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू एवरेज इन्वेंट्री, और सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो एवरेज इन्वेंट्री क्या हुई ओक्यू बाय 2, और हम चूंकि तो फिर ईओक्यू बाय 2। अब आप इस फार्मूले में चीजें इधर उधर करें और ये ईओक्यू ई से कट जाएगा, नहीं ना, नहीं कटेगा। तो ईओक्यू एक तरफ कर लें, नहीं कॉमन नहीं, ईओक्यू एक तरफ कर लें, बाकी सब एक तरफ कर लें। ईओक्यू उधर ले आए, क्या बन जाएगा, 2 ईओक्यू हो जाएंगे, है ना, 2 ईओक्यू स्क्वायर बन जाएगा, और ये सब सामान उधर ले जाए तो 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डर कॉस्ट, और ये वाला अब ये स्क्वायर खत्म करना है तो ये फार्मूला बन गया है। नहीं मैंने नहीं बनाया, वो अजमल साहब ने बनाया।
हाँ जी, कहानियां लिखी। अच्छा, अब एक दो एग्जाम नोट्स लिखें, फिर एग्जाम क्वेश्चन करते हैं। एक बात ये लिख लें जो मैं कल सवाल में करवा भी चुका, लेकिन चलें इसको लिखवा देता हूं, यानी आप लिख लेते हैं कि अगर होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज की शक्ल में, परसेंटेज मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट कॉस्ट, तो उसको रुपए बनाने के लिए किसी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो किससे करना है? परचेज कॉस्ट। दोबारा, अगर होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज की शक्ल में दी हुई है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट कॉस्ट, तो उसको रुपये बनाने के लिए हर ऑप्शन की रिस्पेक्टिव परचेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना। ये मैं एक्चुअली कल जो सवाल में बता चुका हूं, ये मैंने वही बात की है, कल वाले सवाल में ये काम हम कर चुके। दोबारा बता रहा हूं, अगर होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज की शक्ल में है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट कॉस्ट, तो उसको रुपीज में लाने के लिए हर ऑप्शन की रिस्पेक्टिव परचेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कल वाले सवाल में किया भी था। दूसरी बात, अगर डिस्काउंट ऑफर इवेल्युएट करनी है, यानी सवाल के अंदर कहा हुआ है कि बताएं डिस्काउंट अवेल करें कि ना करें, और एग्जिस्टिंग ओक्यू पॉलिसी नहीं बताई हुई। दोबारा, कल जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने पूछा था डिस्काउंट ऑफर अवेल करें कि नहीं, तो किससे कंपेयर किया था उसको? एग्जिस्टिंग से। तो अगर डिस्काउंट ऑफर इवेल्युएट करनी है और एग्जिस्टिंग पॉलिसी नहीं बताई हुई, तो फिर किसी से तो कंपेयर करना है ना, तो उसको ईओक्यू से कंपेयर करेंगे। दोबारा, अगर डिस्काउंट ऑफर इवेल्युएट करने को कहा है और एग्जिस्टिंग पॉलिसी नहीं बताई, तो डिस्काउंट ऑफर को किससे कंपेयर करके चेक करना है? ईओक्यू से। अच्छा, कल एक टिप बताई थी जो अगर नहीं लिखी तो अब लिख लेना, कि टिप है ये कि ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट दी हो तो वो रेलिवेंट ऑर्डर कॉस्ट नहीं होती, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर दी हो तो वो रेलिवेंट होती है। ये अगर कल लिख लिया था तो ठीक है। अगला नोट लिखे, एक मिनट, इसका मतलब कल नहीं लिखा था। ऑर्डर कॉस्ट वाली टिप ज्यादा अच्छी है, होल्डिंग कॉस्ट वाली थोड़ी सी हल्की है, लेकिन वो भी है कि होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट दी है तो वो रेलिवेंट है। अगली बात लिखें,
चलिए अगला पॉइंट लिखें। सेफ्टी स्टॉक के दो नाम और लिख लें। सेफ्टी स्टॉक के दो नाम और लिख लें। सेफ्टी स्टॉक को बफर स्टॉक भी कहते हैं। बफर, BUFFER, पढ़ा हुआ? इंट्रोडक्शन टू बिजनेस से पढ़ा हुआ? इकोनॉमिक्स में? बफर स्टॉक इकोनॉमिक्स में? अच्छा। और एक और नाम होता है इसका, मिनिमम स्टॉक। मिनिमम स्टॉक, ये भी पढ़ा हुआ है। सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक, मिनिमम स्टॉक एक ही बात है। अच्छा, इस चैप्टर में ना अभी और एग्जाम नोट्स चलेंगे आगे आस्ता आस्ता, जैसे जैसे आते जाएंगे। अभी फिलहाल यही काफी हैं। अब एक सवाल करते हैं, सबसे पहला पास पेपर का सवाल करते हैं। आप खोल लीजिए। जी नहीं नहीं, बस रास्ते में आते जाएंगे, लिखवाता जाऊंगा एग्जाम नोट्स। स्प्रिंग 12 मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 17, और ये हम इस वक्त चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं। ओवर लिमिटेड, ओवर लिमिटेड। इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 17, ओवर लिमिटेड, स्प्रिंग 12। सवाल तक पहुंचे तो पढ़ लें। जी पढ़ लिया। कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? सवाल के डेटा से पता चल जाता होता है। हाँ पता चल जाता है। तो इसमें अभी इस वक्त जो डेटा दिया हुआ है, एक पेयर, तो टायर्स तो हाँ पेयर में ही होंगे, तो इसलिए एक यूनिट एक पेयर है। पॉइंट नंबर 2, एनुअल डिमांड दी हुई है, और ऊपर जो डेटा दिया हुआ है वो पर यूनिट दिया हुआ है।
जो कि कुछ चीजें जबरदस्ती पर यूनिट बनाई होंगी। फिर इसके अलावा पॉइंट नंबर 1 में ये बताया हुआ है कि ऊपर जो आपको 1000 रुपए नजर आ रहा है उसमें ना असल में हमने 100 रुपए कुछ जबरदस्ती ओवरहेड्स छुपाए हुए हैं। तो ये परचेज कॉस्ट तो ना हुई फिर 1000, परचेज कॉस्ट कितनी हुई 900। तो ये परचेज कॉस्ट आ गई सवाल में। पॉइंट नंबर 3 ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो ये एक रेलिवेंट ऑर्डर कॉस्ट है। डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर, ये भी एक रेलिवेंट ऑर्डर कॉस्ट है। ओएल्स रेट ऑफ रिटर्न, ये वो इंटरेस्ट कॉस्ट के लिए रेट दिया हुआ है। और वेंडर यानी सप्लायर ने 3% डिस्काउंट ऑफर की है और पूछा है कि डिस्काउंट अवेल करें या नहीं। और अभी इस वक्त हमारी ओक्यू पॉलिसी क्या है नहीं बताया, तो ईओक्यू ही होगी। स्प्रिंग 12 ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं 2 इंटू 2 लाख। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर निकालनी पड़ेगी, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। ऑर्डर कॉस्ट सवाल में कहां कहां क्या क्या, एक तो ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है, हो सकता है ऑर्डर प्लेसमेंट हुई है, कितनी 8000। एक है डिलीवरी कॉस्ट और पर ऑर्डर लिखे होने से पता चल रहा है कि ये भी रेलिवेंट है 3000। और कोई ऑर्डर कॉस्ट नहीं। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट 2 निकालनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट भी आ रहा है और इंटरेस्ट कॉस्ट भी है, तो वो तो डिफरेंट हो जानी है। तो इसलिए होल्डिंग कॉस्ट हमें 2 निकालनी पड़ेंगी, जैसे कल वाले सवाल में निकाली थी, ईओक्यू के लिए और डिस्काउंट ऑफर के लिए। सवाल में होल्डिंग कॉस्ट कहां कहां है, पॉइंट 1 से लेके 6 तक फाइनेंस कॉस्ट है, तो एक तो आ गई इंटरेस्ट कॉस्ट। ईओक्यू के लिए हम ये लगाएंगे 900 रुपए पे, कितने परसेंट है, और डिस्काउंट ऑफर के लिए 900 रुपए पे नहीं, 900 रुपए को सस्ता करके 873 पे। ये बात दोबारा सुने, जो आपको सबसे ऊपर कॉस्ट पर यूनिट जो दी हुई है, हम टायर खरीदा करते हैं, तो ये जो कॉस्ट 1000 रुपए है ये परचेज कॉस्ट ही होगी फिर। लेकिन नीचे पॉइंट 1 में लिखा हुआ है कि इस 1000 के अंदर 100 रुपए ओवरहेड्स का हमने जबरदस्ती अब्सॉर्ब किया हुआ है, तो परचेज कॉस्ट फिर 1000 नहीं है, परचेज कॉस्ट 900 है। तो नॉर्मल 900 है, इसके लिए 900 पे इंटरेस्ट कॉस्ट। और अगर डिस्काउंट ऑफर अवेल की तो फिर 900 रुपए का नहीं मिलेगा टायर, फिर 3% सस्ता मिलेगा, इतने का मिलेगा 131 कर सकते हैं। और पॉइंट 1 से 6 तक तो होल्डिंग कॉस्ट यही थी। ऊपर वाली लिस्ट में देखते हैं शायद होल्डिंग कॉस्ट कोई और हो। स्टोरेज कॉस्ट बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री, तो स्टोरेज कॉस्ट 80 रुपए पर यूनिट है। ये कहां लिखा है पर यूनिट है, ये इस लिस्ट के ऊपर बताया हुआ है। तो एक हो गई स्टोरेज कॉस्ट, कितनी 80। फिर एक इंश्योरेंस कॉस्ट है 60 पर यूनिट, 60 और 60। उसके बाद ये जो स्टोर कीपर की सैलरी है, ये उन्होंने जबरदस्ती पर यूनिट कर तो दी है, लेकिन स्टोर कीपर की सैलरी है, ये कोई पर यूनिट चीज तो नहीं है, तो ये रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट है नहीं। इसलिए मैंने कल कहा था कि टिप जरूर है कि होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट दी हो तो रेलेवेंट होती है। तो उन्होंने सैलरी पर यूनिट दी तो है, लेकिन आप इस खर्चे के नाम इसकी नेचर को भी समझें। स्टोर कीपर की सैलरी है, तो इसलिए ये रेलेवेंट नहीं है। इसी तरह हम जब बेचने लगते होंगे तो 10 रुपए किसी एक्सपर्ट को देके चेक करते होंगे कि सही है यूनिट के नहीं, तो टोटल खर्चा फॉर द ईयर कैसे निकलेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने पूरे साल में 2 लाख यूनिट ही इंस्पेक्ट करने। तो इसलिए ये 10 रुपए भी और ये 8 रुपए भी रेलिवेंट नहीं है। वैसे तो 10 रुपए होल्डिंग कॉस्ट भी नहीं है, ये तो हम लोग जब फाइनली बेचने लगते होंगे तो चेक करते होंगे, तो होल्डिंग कॉस्ट भी नहीं है।
लेकिन चलो अगर जबरदस्ती कह भी दें कि हाँ है होल्डिंग कॉस्ट, तो ये रेलिवेंट नहीं है। क्यों रेलिवेंट नहीं है? क्योंकि पूरे साल में टोटल कितनी इंस्पेक्शन पे खर्चा होगा वो सेम रहेगा, 2 लाख यूनिट्स इंटू 10 रुपए। तो ये स्टोर कीपर की सैलरी भी रेलिवेंट नहीं है और ये इंस्पेक्शन भी रेलिवेंट नहीं है। अच्छा, फिर स्टोरेज कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि इन्होंने साथ कह दिया कि ये तो एवरेज इन्वेंट्री से लिंक्ड चीज है। तो हाँ, एवरेज इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो फिर इंश्योरेंस भी ज्यादा की करानी पड़ेगी हमें। देखें, इंश्योरेंस वाली बात तो अकल में भी आ ही जाती है। हमने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाई कि स्टोर में चीजें पड़ी हुई हैं, जल वल गई तो आपसे हम पैसे लेंगे। कितनी अमाउंट की इन्वेंट्री हम इंश्योरेंस कंपनी वालों से सिक्योर करवा लें? जितनी पूरे साल में टोटल खरीदेंगे। इस मिसाल पे आता हूं वापस। एक बंदा है, रोज आता जाता है पैसे बैंक में जमा कराने, फिर ऑफिस वापस लेके जाता है। तो पूरे साल में अगर उसने टोटल 15 करोड़ रुपए बैंक में ले जाके जमा कराए, तो उसने अगर चोरी डकैती से बचने के लिए इंश्योरेंस करानी है तो मैक्सिमम कितनी अमाउंट की इंश्योरेंस कराएगा? जितनी एक वक्त में पास होती होगी। भाई किसी एक दिन ही डाका पड़ेगा ना, तो उस वक्त जो पास होंगे उन्हीं की इंश्योरेंस करानी है। तो स्टोर में पड़ी हुई इन्वेंट्री की इंश्योरेंस करानी है। कितनी इन्वेंट्री की इंश्योरेंस कराएं? जितनी पड़ी होती है। इसलिए लिखा हुआ इंश्योरेंस बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री। ये अगर बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री ना भी होता तो फिर भी इंश्योरेंस रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट होती है। इंश्योरेंस रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट होती है क्योंकि ये होती ही पड़ी हुई इन्वेंट्री की है। तो होल्डिंग कॉस्ट निकल आई एक ईओक्यू के लिए और एक डिस्काउंट ऑफर के लिए। $275 4,000 यूनिट्स। यू क्यों निकाली क्यों रहे थे सवाल में? डिस्काउंट ऑफर से कंपेयर करने के लिए। तो अब सवाल में हम इसी से आगे चल रहा हूं। अब हम 2 ऑप्शंस कंपेयर कर रहे हैं, एक 4,000 और एक 5,000। टोटल परचेज कॉस्ट ईओक्यू वाले के लिए 2 लाख इंटू 9,00,000। अच्छा, ये ना एक है तो मीनिंगलेस सी बात, लेकिन आई कैप की सॉल्यूशन में चलती है। 2 लाख इंटू 900, 873। इसका क्या मतलब कि एक बार हम इसको 900 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक बार इससे कर रहे हैं जी, जस्ट एक ब्रैकेट में लाने के लिए। पहला क्या बना? 180 मिलियन और ये 1746। टोटल ऑर्डर कॉस्ट 11,000 इंटू एनुअल डिमांड ओवर ओक्यू। 4,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर है, 5,000 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर है। 550,000 440,000 टोटल होल्डिंग कॉस्ट। सेफ्टी स्टॉक है नहीं है, तो एक बार 275 और एक बार 270.95 इंटू OQ/2। 550,000 687 नहीं जी 1
81 687 नहीं है? 270.95 इंटू 5000 डिवाइड बाई 2 677 677 कितना 375 271 भी कर लिया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं जी। 17 5 7 1 7 3 7 5। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि डिस्काउंट अवेल करना चाहिए। एक और सवाल, चले ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।